हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। मरीज़ मोहब्बत। वो बिल्कुल आम सा दिन था। मुझे 2 दिन से शदीद नज़ला ज़ुकाम था, इसलिए नाश्ते के बाद अम्मी ने मुझे चाय के साथ दवा दी ताकि मैं सुकून से सो जाऊं। अभी मैं सोने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक मेरा सेल फ़ोन बजा। मैंने ना चाहते हुए फ़ोन रिसीव किया तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत ने मुझे पहली बार कॉल की थी और शाम में मिलने का सुनकर मैं आपे से बैर होने लगा। बुखार, दर्द और जिस्म की बेचैनी चंद लम्हों में ही ख़त्म हो गई। अम्मी मुझे देख कर रह गई। बेटा, दवा ने बड़ी जल्दी अपना असर दिखाया। क्या बताऊं अम्मी आपको, मैं मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। जी, आप ठीक कह रही हैं। खुशी की लहरें मेरे चेहरे पर रक्स कर रही थी। अच्छे अच्छे कपड़े निकालने के बाद मैं आईने के सामने खड़ा हो गया। बार बार चेक करने पर आखिर एक सूट पसंद कर ही लिया। अब जूते पहनकर चंद लम्हों में ही तैयार था, जबकि 5 बजने में अभी 2 घंटे बाकी थे। वक्त मेरे लिए जैसे रुक गया हो, खड़ी की सुइयां सुस्त पड़ गई हों, ऐसा महसूस हो रहा था। यह मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन शाम है, जिसकी मैंने बरसों पहले ख्वाहिश की थी। वो घड़ी आ ही गई थी। मैं मुकर्रर वक्त पर होटल पहुंचा। वहां अलीशा पहले से मौजूद थी। मुझे ये एहसास सरशार कर गया कि वो मुझसे ज़्यादा मिलने को बेताब थी। तभी तो मुझसे पहले होटल पहुंच गई। कैसी हो? मैंने इसके मुस्कुराते चेहरे पर नज़रें जमा कर पूछा। मैं ठीक हूँ और तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने यहाँ बुलाया है। यह कहते हुए इसके चेहरे पर मैंने गैर मामूली संजीदगी महसूस की। सुनो, कल शाम मैं अम्मी के साथ लंदन जा रही हूँ। अब्बू ने हमारे वीज़े भेज दिए हैं। तुम ये बात नहीं जानते कि मेरी अगले माह शादी है और मैं अब मुस्तकिल लंदन में ही रहूँगी, क्योंकि मेरा होने वाला शौहर वहीं रहता है। इतना कहकर वो चुप हो गई। अलीशा के ये अल्फाज सुनते ही सारा जहां मुझे घूमता हुआ महसूस होने लगा। बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाकर मैंने फिर से उसकी गुफ्तगू सुनने लगा था। मैं तुम्हारे जज्बात और एहसासात की कदर करती हूँ। मैं इस बात से आशना हूँ तुम मेरे मुखलिस दोस्त हो और वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो और अपनाना चाहते हो। ये बातें सुनकर मैं जज्बाती हो गया। किस कदर मैं तुम्हें चाहता हूँ अलीशा, और तुम्हें पाने के लिए कितनी मन्नतें मांगी थी। मैं तो ये सोचकर तुमसे मिलने आया था कि मेरी मुरादों से मांगी हुई दुआ पूरी हो गई है और तुम मुझसे मिलने आई हो। मैं नहीं जानता था कि ये तुम्हारा मिलना मुझे हमेशा के लिए दूर कर देगा। काश मैं इतने ख्वाब देखकर तुमसे मिलने ना आता। काश तुम मुझे ना बुलाती। मैं तुम्हारी यादों के सहारे तुमसे मिलने की ख्वाहिश में अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन गुजार देता। कभी तो मेरी दुआएं रंग लाएंगी और कभी तो तुम्हें रब से मांग कर पालूंगा। इतना अरसा मुझसे दूर रही, आज भी मिलने ना आई तो मेरी ज़िंदगी इस तरह तुम्हारा इंतज़ार करते करते बीत जाती। एक ही सांस में बोले जा रहे हो। मुझे तुमसे कुछ और भी कहना है अलीशा, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। ये कहते हुए मैं उठ खड़ा हुआ। अलीशा ने अपने नर्म और नाजुक हाथों से पकड़कर मुझे बिठाया तो मजबूरन बैठ गया। जितना तुम मुझे चाहते हो इतना ही मैं साद को पसंद करती हूँ। मेरी खुशी में तुम अपनी ख्वाहिश कुर्बान कर सकते हो। इतना तो मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर भरोसा है और मैं जानती हूँ तुम अपनी मोहब्बत का मान रखोगे जो मुझसे की है। ज़िंदगी के किसी मोड़ पर अगर मैं मिल जाऊँ, मुझसे अजनबी बन के मिलना। अब मैं चलती हूँ। ये कहते हुए वो धीरे से उठ खड़ी हुई। चंद लम्हे मुझे गौर से देखने के बाद कहने लगी, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना हरगिज़ नहीं था, बल्कि तुम्हें हकीकत से आगाह करना था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और मेरे अच्छे मुस्तकबिल की दुआ करना। अल्लाह हाफिज़। ये कहते हुए अलीशा तो चली गई, पर मैं कितनी देर बैठा उसी राह को तकता रहा जैसे गुज़र कर जाने वो कब की जा चुकी थी। बोझल कदमों के साथ घर लौटा तो आँखों में नमी देखकर अम्मी परेशान हो गई। तो उनके बेहद असरार पर उन्हें बताया, एक दोस्त मुझसे हमेशा के लिए बिछड़ गया है। प्लीज़ मुझसे मज़ीद कोई सवाल ना करें। यह कहकर मैं सहन में पड़ी कुर्सी पर
ڈھیسا گیا۔ امی کے بار بار بلانے پر بھی اندر نہ آیا۔ میرے اندر تو جیسے آگ لگی ہوئی تھی، ماتھے پر پسینے کی بوندیں صاف عیاں تھیں۔ یہ سب دیکھ کر امی بہت پریشان ہو گئی۔ پسینہ، اور وہ بھی دسمبر میں مٹی کا پتلا بنا بیٹھا رہا جو نہ تو کچھ سن رہا تھا نہ بول سکتا تھا۔ میں اندر سے ٹوٹ سا گیا تھا۔ میرے حواس میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ جیسے میں ایک حسین شام سمجھ رہا تھا، وہ میرے لیے کبھی نہ بھلانے والی دردناک شام ہوگی۔ کتنی آسانی سے اس نے میری محبت کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کر کے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے تاریک کر دیا تھا۔ یہی سوچ کر میں ساری رات تڑپتا رہا۔ ہوش مجھے اس وقت آیا جب میری آنکھ ہاسپٹل کے کمرے میں کھلی۔ اس کی جدائی نے مجھے اس قدر نڈھال کر دیا، صدمے میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے حواس میں کب تھا۔ میں اس کے چہرے کو ہر چہرے میں تلاش کر رہا تھا۔ میرے دل و دماغ پر اسی کی حکمرانی تھی۔ میرے لبوں پر ہمیشہ یہ دعا رہتی ہے کہ علیشہ کے آنے والی زندگی خوشیوں کی سیج پر گزرے، اس کے دامن میں زندگی کی سب آسائشیں ہوں۔ کچھ دن ہسپتال میں رہ کر میں گھر آ گیا، مگر ایک بے نام سی بے چینی اور الجھن ہمیشہ وقت مجھے اپنے حصار میں رکھتی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے شدید غصہ آنے لگا۔ پڑھائی میں ادھوری چھوڑ دی، لوگوں سے ملنے جلنے سے کترانے لگا۔ تنہائی مجھے سکون دیتی ہے، کیونکہ تنہائی میں علیشہ کو یاد کرتا ہوں۔ وہ آخری ملاقات میرے حواسوں پر سوار رہتی ہے۔ اس کو دیکھنا، اس کا میرا ہاتھ تھامنا، میں سب بھول گیا۔ بس یاد ہے تو وہ آخری شام، پھر مجھ پر دورہ پڑ جاتا ہے۔ میں اپنے بال نوچنے لگتا ہوں کہ کیوں اس دن اس سے ملنے گیا۔ کاش میں نہ جاتا، کاش وہ مجھے بلاتی ہی نہ۔ بس پھر میں دھاڑے مار کر رونے لگتا ہوں۔ میرے گھر والے میری حالت دیکھ کر بہت پریشان اور افسردہ ہیں۔ وہ مجھے زندگی کی طرف واپس لانا چاہتے ہیں، مگر میں مجبور ہوں۔ زندگی کی طرف کیسے پلٹوں؟ میری زندگی ہی تو مجھ سے چھین گئی ہے۔ اب تو بس میں ایک بے جان لاش ہوں۔ یہ ایک ایسی محبت تھی جس نے مجھ سے میری خوشیاں ہی چھین لی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ ڈپریشن کا مریض بن گیا ہوں۔ وہ کیا جانے، میں تو مریض محبت ہوں، اور اس مریض کا کوئی علاج نہیں۔ جی دوستو، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ اچھی لگی ہو تو لائک بھی کر دیں، کمنٹ بھی کر دیں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں